नमस्ते बच्चों, मैं सतीश अवस्थी। पूर्व कक्षा में अपन ने विशेषण के बारे का पहला पार्ट पढ़ा था कि और पहले पार्ट में अपन ने ये बताया था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको अपन विशेषण कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको अपन प्रविशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। इन चारों के बारे में बताया था और इन चारों के बारे में बताने के बाद अपन ने ये बात की थी कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो मैंने पूर्व में बताया था और दोबारा बता रहा हूं बच्चे लोगों कि सामान्य अधिकांश किताबों में विशेषण के 4 प्रकार लिखे हुए हैं, परंतु विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। और विशेषण के 5 प्रकारों में मैंने पहला प्रकार बताया था कि सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। दूसरा विशेषण बताया था मैंने निश्चयवाचक, दूसरा विशेषण बताया था संख्यावाचक विशेषण। तीसरा बताया था परिमाणवाचक विशेषण और चौथा बताया था गुणवाचक विशेषण और पांचवा बताया था मैंने व्यक्तिवाचक विशेषण। मैंने एक बात आपको विशेष तौर से बताई थी कि अगर वाक्य में अगर प्रश्न ये आता है कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं तो आपका जवाब होगा विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। अगर वाक्य में ये आ जाए कि वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से प्रश्न ये आ जाए कि वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार होते हैं तो आपका जवाब होगा विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। और मैंने बताया था कि एक सामान्य विशेषण होता है जिसका दूसरा नाम है उद्देश्य विशेषण और दूसरा वो होता है विधेय विशेषण। और मैंने ये बताया था कि इस वाक्य पर 2 सवाल प्रतियोगिता परीक्षा में आ चुके हैं। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में ये सवाल आया हुआ है कि वाक्य में विशेषण का पहले प्रयोग होता है या बाद में प्रयोग होता है। तो आपका उत्तर ये होना चाहिए कि विशेषण का प्रयोग वाक्य में पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। और ऐसा ही भर्ती परीक्षा में ये सवाल आया था कि अगर किसी वाक्य में विशेषण पहले आ रहा है और विशेष बाद में आ रहा है उसे किस नाम से जाना जाएगा। तो आपका उत्तर ये होना चाहिए जब वाक्य में विशेषण पहले आता है और विशेष बाद में आता है उसे सामान्य विशेषण कहते हैं। और जस्ट इसका उल्टा कर लेते हैं, वाक्य में पहले विशेष आ जाए फिर विशेषण आए तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। इसके बाद मैंने सार्वनामिक विशेषण के बारे में भी थोड़ा बता के गया था, पुनः उसका दोहरान कर लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण की ये परिभाषा होती है मेरे बच्चे लोगों, जो विशेषण सर्वनाम के यौगिक रूप में आकर किसी संज्ञा के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं उनको हम सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। मैं ये लिखा के गया था नोट, आपको बता के गया था कि अगर परिभाषा को आपको ध्यान नहीं देना है, परिभाषा तो हम आपको इसलिए बताते हैं कि आपको यह आभास होना चाहिए कि परिभाषा भी आती है, पर परिभाषा से सारे सवाल सही हो ये जरूरी नहीं होता। हम पूर्व में भी कह चुके हैं, रब भी कह चुके हैं। परिभाषा तो हमारे गुरुजी ने 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक खूब बताई है हमको। क्या संज्ञा की परिभाषा नहीं बताई, क्या सर्वनाम की नहीं बताई, क्या विशेषण की नहीं बताई, परंतु पूर्ण रूपेण आज तक हम पहचानने में कंफ्यूजन करते हैं आज भी। वो कारण यही है कि हम परिभाषा पर निर्भर रहे थे। हमने ये लिखाया था कि वाक्य में अगर वह आ जाए, वाक्य में अगर यह आ जाए, वाक्य में अगर इस आ जाए, वाक्य में अगर उस आ जाए, वाक्य में अगर इसे आ जाए और वाक्य में अगर उसे आ जाए, वाक्य में अगर कोई आ जाए और वाक्य में अगर कुछ आ जाए, ये पद अगर किसी वाक्य में आ रहे हैं और इनके तुरंत बाद अगर संज्ञा पद है तो सार्वनामिक विशेषण होगा और इनके तुरंत बाद अगर संज्ञा पद नहीं है तो सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। मैंने लिखाया था इस पुस्तक को उठाओ, ये सवाल आपके सामने आ जाए तो ध्यान रखना क्या मिला, इस मिल गया आपका इस, इसके बाद क्या मिला पुस्तक, पुस्तक बोले तो संज्ञा। अब ध्यान रखना है यहाँ है आपका सार्वनामिक विशेषण। क्लियर, ये बात हुई आपकी, ये हम बता के गए थे। अब अगला जो विशेषण है उसके बारे में बात करते हैं और अगला जो विशेषण है वो है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण,
संख्यावाचक विशेषण। इसकी पहले परिभाषा बता देते हैं हम आप लोगों को। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उनको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं मेरे बच्चे लोगों। एक होते हैं निश्चित, ये बताया गया है आपको, और एक होते हैं अनिश्चित, ये भी बताया गया है आपको। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। सामान्य उदाहरण की बात करते हैं तो मेरी कक्षा में 25 छात्र पढ़ते हैं, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और मेरी कक्षा में बहुत से छात्र पढ़ते हैं, यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मेरे गांव में 2000 लोग बेरोजगार हैं, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और मेरे गांव में बहुत से लोग बेरोजगार हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मेरी जेब में 500 रुपये रखे हैं, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मेरी जेब में थोड़े से रुपये रखे हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ये सामान्य बात है जिसको आप जानते हो, ये प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं पूछी जाती है। अब मैं बात करता हूं संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित, अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं तो परिभाषा ये होगी इसकी कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब सवाल ये आता है, निश्चित संख्या ये होती है जिस संख्या को सुनने के बाद हमारी एक धारणा बनती है उसे हम निश्चित कहते हैं, और जिस संख्या को सुनकर हमारी धारणा एक से अधिक बनती है उसे हम अनिश्चित कहते हैं। तो पहली बात, पहला पॉइंट यहां लिखा मैंने, गणनावाचक। गणनावाचक, ठीक है। गणनावाचक में मैंने एक पॉइंट लिखा है पूर्णांक, और दूसरा पॉइंट लिखा है अपूर्णांक। ये लिख दिया। पूर्णांक में बोले तो 1, पूर्णांक में बोले तो 2, और पूर्णांक में बोले तो 3। अपूर्णांक में बोले तो 1.25, अपूर्णांक में बोले तो 2.25, 3.25, 2.5 ये आते हैं। नंबर 2 बात करता हूं तो क्रमवाचक, और क्रमवाचक में आता है मेरे बच्चे लोगों, पहला बोलते हैं अपन दूसरा, बोलते हैं अपन तीसरा। नंबर 3 बात करता हूं मेरे बच्चे लोगों आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक, आवर्तीवाचक की बात करूं तो मेरे बच्चे लोगों दुगुना, मैं बात करूं तिगुना। उसके बाद करता हूं मैं समुदायवाचक। समुदायवाचक में मैं कहूंगा मेरे बच्चे लोगों दोनों, मैं कहूंगा बच्चे लोगों तीनों, मैं कहूंगा बच्चे लोगों चारों। बात करता हूं मैं समुच्चय बोधक, समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक, और समुच्चयवाचक में कहूंगा मैं दर्जन, मैं कहूंगा जोड़ा, और मैं कहूंगा शतक। छठी बात करता हूं विप्सावाचक। विप्सावाचक में मैं कहूंगा मेरे बच्चे लोगों प्रति, प्रत्येक, हर। विप्सा का मतलब होता है व्यापकता। ये जो मैंने संख्याएं लिखी हैं सारी की सारी निश्चित होती हैं। इन संख्याओं को सुनने के बाद हमारे मस्तिष्क में एक ही धारणा बनती है, इसलिए हम इनको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान रहे, अगर ये संख्याएं कहीं भी आती हैं तो हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे।
ये बात तो एक हुई। नंबर 2, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसकी परिभाषा हमने आपको बताई है। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उनको हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वारों, जैसे लाखों, जैसे हजारों, जैसे करोड़ों, जैसे दिनों, जैसे महीनों, जैसे वर्षों, ये शब्द अनिश्चय का बोध कराते हैं। वारों का मतलब 2 बार भी होते हैं, 3 बार भी होते हैं, 4 बार भी होते हैं, 5 बार भी होते हैं, धारणा 1 से अधिक हो गई। लाखों का मतलब 2 लाख भी होता है, 4 लाख भी होता है, 50 लाख भी होता है, 100 लाख भी होता है, 1 से अधिक धारणा बन गई। ये सारे के सारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं और ये सारे के सारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। पहली बात, 2 सेकंड के लिए आप इसको देखिए और चिंतन कीजिए। ये क्लियर हो गया? ये भी सामान्य सी बातें समझता हूं मैं, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा गूढ़ रहस्य की बात नहीं है। अब बात आती है इससे आगे। जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उनको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उनको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब थोड़ा सा इनसे हट के बात करें। एक प्रतियोगिता परीक्षा में ये सवाल आया था कि उसका पहले मैं नोट बता देता हूं आपको। अगर कोई भी वाक्य तुम्हारे सामने आ रहा है, आने दो उसको, आएगा वो तो। अगर उस वाक्य में लगभग शब्द आ जाए, क्या आ जाए मेरे भाइयों? लगभग शब्द आ जाए, या कोई वाक्य तुम्हारे सामने आ रहा है और उसमें 2 संख्याएं परस्पर आ जाएं, 2 संख्याएं, 2 संख्याएं परस्पर आ जाएं। अगर कोई वाक्य तुम्हारे सामने आ रहा है और उस वाक्य में कोई संख्यावाची शब्द आ रहा है और उस संख्यावाची शब्द के ऊपर अगर ओ की मात्रा लगी हुई है, इन 3 परिस्थितियों में, इन 3 कंडीशनों में आपको देखना है। अगर तीनों में से कोई स्थिति आ जाए तो ऐसा वाक्य अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का होगा। पहली बात क्या बताई थी मैंने? अगर वाक्य में लगभग शब्द लगा आ जाए। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि अगर किसी वाक्य में 2 संख्याएं परस्पर आ जाएं। नंबर 3 बातें मैंने ये बताई कि अगर किसी वाक्य में संख्यावाची शब्द के ऊपर और लगा आ जाए तो ऐसी स्थिति में ऐसा वाक्य अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का होगा। अब अपन ने बात बता दी, आपको ये बता दी कि निश्चित संख्याएं कौन सी होती हैं, आपको ये बता दी कि अनिश्चित संख्याएं कौन सी होती हैं, आपको ये बता दिया कि लगभग आ जाए तो अनिश्चित, 2 संख्याएं परस्पर आ जाए तो अनिश्चित, संख्यावाची शब्द के ऊपर अगर ओ की मात्रा आ जाए तो अनिश्चित। अब मैं उदाहरण लिख रहा हूं, सबको मिला के आपको पहचान करनी है। पहला वाक्य लिखा था, इस शहर में लगभग 2000 लोग रहते हैं। इस शहर में लगभग 2000 लोग रहते हैं। दूसरा वाक्य, 5 साल बाद उसका पति घर आया। अगला वाक्य, सालों बाद मुझे मेरा दोस्त मिला।
मुझे 1000 रुपये चाहिए। मुझे 1000, 2000 रुपये चाहिए। प्रत्येक 3 घंटे के बाद एक बस यहां से रवाना होती है। ठीक है। आर्थिक मंदी का असर करोड़ों लोगों पर पड़ा। आर्थिक मंदी का असर करोड़ों लोगों पर पड़ा। हम दोनों ने मिलकर लगभग 10 निबंध लिखे। ये वाक्य आपके सामने। मैं आपसे गुजारिश करता हूं 10-20 सेकंड के लिए आप इन वाक्यों पर चर्चा कीजिए, सुनिए, इनको समझिए और देखिए। ठीक है। इस शहर में लगभग 2000 लोग रहते हैं। मैंने आपको बताया अगर लगभग आ जाए तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, लगभग आ गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पर मैं थोड़ा आप लोगों को रोकना चाहूंगा मेरे बच्चे लोगों। अगर यही वाक्य आ जाए या इस प्रकार का कोई अन्य वाक्य आ जाए और पूरे वाक्य में कहीं भी रेखांकित नहीं दे रखा है तो आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण बिल्कुल सही है और उत्तर आपका बिल्कुल सही है। परंतु अगर यही वाक्य आ जाए और एग्जामिनर बड़ा चतुर होता है, बड़ा चालाक होता है। 3 स्तर होते हैं, छात्र होता है, शिक्षक होता है, परीक्षक होता है। छात्र हमेशा ये सोचता रहता है कि मेरे में इतना दिमाग है, मैं इतना विद्वान हूं कि जब चाहे गुरुजी को किसी भी प्रश्न पर अटका सकता हूं। ये भी सत्य है। गुरुजी हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं तो इतना अनुभवी हूं, इतना ज्ञानी हूं, बच्चों को जब चाहे जिस दिशा में मोड़ सकता हूं। बात ये भी सही है। और एक होता है परीक्षक, वो हमेशा ये सोचता रहता है कि चाहे छात्र हो चाहे शिक्षक हो, मैं ऐसा प्रश्न बना सकता हूं, ऐसा पेपर बना सकता हूं कि इन दोनों को अटका सकता हूं। बात ये भी सही है। पूर्ण रूप से एक उत्तर नहीं दिया जा सकता। तीनों ही स्थितियां अपने आप में पूर्ण सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। अगर यही वाक्य एग्जामिनर आपको परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा में देता है, कहीं लाइन अंडरलाइन कहीं भी नहीं लगाता, रेखांकित कहीं भी नहीं लगा, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। परंतु वो इस पर अंडरलाइन कर देता है मेरे बच्चे लोगों। तो मैंने अभी पिछली कक्षा में आपको बताया था और पिछली कक्षा में ये बताया था कि अगर किसी वाक्य में वह आ जाए और किसी वाक्य में यह आ जाए, इस आ जाए, उस आ जाए, इसे आ जाए, उसे आ जाए, कोई आ जाए और कुछ आ जाए और इन शब्दों के तुरंत बाद अगर संज्ञा पद आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। ध्यान रहे, अगर इसके नीचे अंडरलाइन आती है, रेखांकित आती है, तो फिर आपको सार्वनामिक विशेषण करना पड़ेगा। क्लियर?
5 साल बाद उसका पति घर आया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है कि हमारी धारणा एक ही बन रही है कि 5 साल। सालों बाद मुझे मेरा दोस्त मिला, मैंने बताया था कि अगर किसी संख्यावाची शब्द के ऊपर ओ की मात्रा आ जाए तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और दूसरी बात ये बताई कि सालों से हमें एक का बोध नहीं होता, एक से अधिक का बोध होता है। सालों का मतलब 2 साल भी होता है, 5 साल भी होता है, 10 साल भी होता है, 20 साल भी होता है, इसलिए यहाँ अनिश्चित। यहाँ होगा आपका निश्चित और मेरे बच्चे लोगों यहाँ होगा आपका अनिश्चित। मुझे 1000 रुपये चाहिए, 1000 का मतलब 100 के 10 नोट 1000 ही है, इसका मतलब ये निश्चित है। और भैया मुझे 1000 2000 रुपये चाहिए, मैंने नोट लिखाया है, नोट बताया है आप लोगों को। अगर किसी वाक्य में 2 संख्याएं परस्पर दी हुई हो तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, पहली बात। दूसरी बात अपन विचार करके देखते हैं, जब 2 संख्याएं आती हैं तो हमारी धारणा एक से अधिक हो जाती है। मेरा काम 1000 रुपये में भी चल सकता है, मेरा काम 2000 रुपये में भी चल सकता है। जब मेरा काम 1000 में भी चल सकता है, 2000 में भी चल सकता है, तो 1500 में भी चल सकता है। तो यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, पक्का। प्रत्येक 3 घंटे के बाद एक बस यहां से रवाना होती है, निश्चित है कि 3 घंटे बाद होगी। मैंने एक लिखाया था, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं उनके 6 स्टेप लिखाए थे। पहला होता है गणनावाचक, दूसरा होता है क्रमवाचक, पहला होता है गणनावाचक, दूसरा होता है क्रमवाचक, तीसरा होता है आवृत्तिवाचक, चौथा होता है समुदायवाचक, पांचवा होता है समुच्चयवाचक और छठा होता है विपसावाचक। और विपसावाचक का मतलब होता है व्यापकता। और व्यापकता में मैंने लिखा था अगर किसी वाक्य में प्रति आ जाए, प्रत्येक आ जाए और हर आ जाए तो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। यहाँ आपको प्रत्येक आ गया, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आर्थिक मंदी का असर करोड़ों लोगों पर पड़ा। करोड़ों का मतलब 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ और ओ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। हम दोनों ने मिलकर लगभग 10 निबंध लिखे। मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा मेरे बच्चे लोगों। आप कहोगे गुरुजी हमने इसका उत्तर तलाश कर लिया है, फौरन हमारा उत्तर आ गया, लगभग आ गया है। और आपने कहा था कि जब लगभग आ जाए तो वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आपका उत्तर सही है, परंतु ध्यान रहे अगर वाक्य यही आता है या इस प्रकार का कोई वाक्य आता है और कहीं भी उसमें रेखांकित नहीं है तो आपका उत्तर 100% सही है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परंतु मेरे बच्चे लोगों, अगर वो इस वाक्य को देता है या इस प्रकार का कोई वाक्य देता है और दोनों के नीचे अंडरलाइन कर देता है तो फिर आपका उत्तर होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, पक्का। सोचिए आप, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, ये लीजिए, ये हो गया आपका दूसरा विशेषण। तीसरे विशेषण की बात करते हैं। तीसरा विशेषण है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ध्यान रखें संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है। संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, चाहे वो निश्चित है चाहे अनिश्चित है। और परिमाणवाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं। परिमाण का मतलब होता है मेरे बच्चे लोगों मात्रा। मात्रा में आता है किलो है, ग्राम है, मीटर है, लीटर है, क्विंटल है, ये सब आती हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उनको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण में नापतोल की चीजें आती हैं। छोटा सा उदाहरण देके आपको शुरुआत करते हैं। 2 किलो तेल ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और थोड़ा तेल ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। लंबा कपड़ा ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और 2 मीटर कपड़ा ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ध्यान रहे दोनों में अंतर क्या है, एक संख्या का बोध कराता है, एक मात्रा का बोध कराता है। 5-10 उदाहरण लिख के देखते हैं बच्चे लोगों। पहला उदाहरण, चुल्लू भर
पानी में डूब मरो। पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है 2 क्विंटल लकड़ी। अगला है मनो गेहूं। अगला 4 ग्राम सोना। अगला है थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं। अगला आज का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा। उस पर तो घड़ों पानी पड़ गया। बाल्टी भर पानी। परात भर मिट्टी। ये आपके सामने है। 2 सेकंड के लिए चिंतन कीजिए आप। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, 2 क्विंटल लकड़ी, मनो गेहूं, 4 ग्राम सोना, थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं, आज का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, उस पर तो घड़ों पानी पड़ गया, बाल्टी भर पानी और परात भर मिट्टी। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बच्चे लोगों, चुल्लू में कितना ग्राम कितना लीटर पानी आता है इसका आपको पता नहीं है, और जब निश्चित पता नहीं होता तो अनिश्चित होता है। तो मेरे बच्चे लोगों, इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण पहला वाक्य। 2 क्विंटल लकड़ी, ये निश्चित है कि कितनी लकड़ी चाहिए, 2 क्विंटल, ये निश्चित है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मनो गेहूं, मनो का मतलब 2 मन भी होता है, 4 मन भी होता है, 10 मन भी होता है, 18 मन भी होता है, तो ये हो गया आपका अनिश्चित। 4 ग्राम सोना, ये निश्चित है, निश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा दूध चाहिए, थोड़े का मतलब कितना माने, इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं होती, इसलिए ये हो गया आपका अनिश्चित। आज का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा, ये बच्चे लोगों आपका है निश्चित। उस पर तो घड़ों पानी पड़ गए, घड़ों में कितना पानी आता है कोई निश्चित नहीं है, ये भी अनिश्चित हो गया मेरे बच्चे लोगों। बाल्टी भर पानी, बाल्टी में कितना पानी आता है, परात भर मिट्टी, परात में कितनी मिट्टी आती है, ये निश्चित नहीं है, तो दोनों में क्या होगा मेरे बच्चे लोगों, अनिश्चित। सोचिए थोड़ा सा। ये सामान्य बातें हैं, कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है, महत्वपूर्ण बातें तो अब अपन करेंगे इसके बाद। ये सामान्य बातें हैं। संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उनको निश्चित संख्या, उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, उनको अपन परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दोनों में निश्चित होता है और दोनों में अनिश्चित होता है। अब प्रतियोगिता परीक्षा में जो सवाल है मैं उनको आपके सामने लिखूंगा, पहले 10 सेकंड के लिए इन पर विचार कीजिए आप। हो गया भैया आपका विचार। अब जो प्रतियोगिता परीक्षा, सामान्य बात है, इसको तो हर कोई बता देगा, हर किताबों में लिखी हुई है, मैंने कोई स्पेशल नहीं किया। एक प्रतियोगिता परीक्षा में जो सवाल आए वो 2 सवाल पहले लिख रहा हूं मैं। पहला सवाल है, उसको
मुझसे दुगना वेतन मिलता है, पहला वाक्य। और दूसरा वाक्य है उसके पास मुझसे दुगना धन है। ये दो वाक्य हाल फिलहाल तो थोड़ा चिंतन करिए, मनन कीजिए और उत्तर दीजिए। मैं आपको बता चुका हूं, दुगना है, तिगना है, 4 गुना है, 5 गुना है, 10 गुना है, 20 गुना है। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तो ये दुगना निश्चित है और ये दुगना भी निश्चित है। ये तो अपन ने क्लियर कर लिया। अब सवाल ये आता है कि निश्चित तो है, पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है? गलती मत कर देना। वेतन मिलता है रुपयों में, और रुपये भैया गिने जाते हैं, ना तोले नहीं जाते हैं। इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण पक्का। अब बात करते हैं दूसरे वाक्य की। इसको भी अधिकांशतः मैंने जब पूछा था, चाहे ऑफलाइन की क्लासें चलती रहती थी, आया हुआ परीक्षा में सवाल है, तो कहते हैं गुरुजी ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। कोई कहता है ये अनिश्चित होगा। तो अनिश्चित का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि दुगुना दे दिया तो निश्चित है। अब निश्चित में संख्या है, परिमाण, ये निर्धारित करना है। मैंने शब्द लिखा था धन। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब रुपये नहीं होते भाइयों। धन का मतलब होता है सोना, धन का मतलब होता है चांदी, धन का मतलब होता है जमीन और जायदाद। और सोना है, चांदी है, जमीन है, जायदाद है, ये गिनी नहीं जाती हैं, ये नापी और तोली जाती हैं। इसलिए ये होगा अनिश्चित परिमाणवाचक, सॉरी निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। ये निश्चित संख्यावाचक है, ये निश्चित परिमाणवाचक है। क्लियर? अब जो और सवाल हैं उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते। 2 सवाल क्लियर हो गए, अभी 2-4 सवाल और देते हैं माँ बाप को। मैंने छोटी सी बात की थी कि 5 केले, मैंने कहा 5 केले, मैंने कहा 5 किलो केले, मैंने कहा कुछ केले, और मैंने कहा थोड़े केले। ये 4 सवाल हैं और मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास है आप पर कि आपने 2 का उत्तर तो बहुत जल्दी दे दिया होगा। ध्यान रखना, केले की जो इकाई होती है वो नाप तोल होती है, परंतु इनका वाक्य में प्रयोग संख्या के संदर्भ में हुआ है या इनका प्रयोग मात्रा के संदर्भ में हुआ है, वो अपन को देखना है। 5 केले, यहां केले का प्रयोग संख्या के संदर्भ में हुआ है मेरे बच्चे लोगों, तो इसमें होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और 5 किलो केले, किलो आ गए तो इस केले का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है, तो यहां होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये 2 उत्तर आपके सही हैं बिल्कुल। कुछ केले, थोड़े केले, दोनों चीजें अनिश्चित है, पर ध्यान रहे कुछ का प्रयोग कहां होता है और थोड़े का प्रयोग कहां होता है। जब वाक्य हम बोलते हैं तो ऐसा नहीं कहते कि थोड़े लड़के बाहर खड़े हैं, हम ये वाक्य अशुद्ध है, हम कहते हैं कुछ लड़के बाहर खड़े हैं। जब हम दूध दही लेते हैं किसी से, चीनी शक्कर लेते हैं किसी से, तो हम कभी ये नहीं कहते कि कुछ चीनी दे दीजिए, कुछ दूध दे दीजिए, नहीं, थोड़ा दूध दे दीजिए, थोड़ी चीनी दे दीजिए। तो मेरे भाइयों, जो चीज़ गणनीय होती हैं, जिनकी गणना की जा सकती है, जिसको गिना जा सकता है, उनके लिए कुछ का प्रयोग होता है, और जिनको नापा और तोला जाता है उनके लिए कुछ का और थोड़े का प्रयोग होता है। कुछ संख्यावाचक है
परंतु संख्या में भी अनिश्चित है, तो इसे कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। थोड़ा मात्रा बोधक है, परंतु मात्रा कैसी है? अनिश्चित, तो इसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। क्लियर? ये चारों पॉइंट आपके क्लियर। ये हो गया आपका तीसरे नंबर का विशेषण, गुण परिमाणवाचक विशेषण। आपका संकेतवाचक विशेषण हो गया, आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया, आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा, और अब आता है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। आप सुन लीजिए, यहां पर आपको थोड़ा रोकूंगा मैं, और ज्यादा रोकूंगा मेरे बच्चे लोगों को। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को प्रकट करता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं मैं सारे आपके सामने लिख देता हूं, थोड़ा रुकना है आपको। पहला है गुण संबंधी, ठीक है, ये कर दिया आपने। इसमें आएगा मेरे बच्चे लोगों अच्छा, इसमें आएगा आपका बुरा, सॉरी बुरा नहीं आएगा, ये गुण संबंधी है ना, ये लो अच्छा, इसको कहा मैंने सच्चा, इसको कहा मैंने ईमानदार, ठीक है भैया। और उसके बाद बात करते हैं अपन दोष संबंधी। दोष संबंधी में लेंगे आपका बुरा, आपका झूठा, आपका बेईमान, ठीक है भैया। बात करते हैं रंग संबंधी। रंग संबंधी में अपन काला कहेंगे, पीला कहेंगे, सांवला कहेंगे, गोरा कहेंगे, सफेद कहेंगे, ठीक है भैया। अब बात करते हैं स्वाद संबंधी। स्वाद संबंधी में आता है आपका खट्टा, स्वाद संबंधी में आता है आपका मीठा, स्वाद संबंधी में आता है आपका नमकीन, और स्वाद संबंधी में आता है आपका कसेला। अगला स्थान संबंधी कहेंगे मेरे बच्चे लोगों, इसमें आएगा देसी, इसमें आएगा जापानी, इसमें आएगा बनारसी, इसमें आएगा आपका विदेशी, ठीक है। यह है। अगली बात करते हैं मेरे बच्चे लोगों आकार संबंधी। इसमें लंबा है, चौड़ा है, मोटा है और पतला है, ये आ गया। आगे बात करते हैं मेरे बच्चे लोगों काल संबंधी। नया है, पुराना है, प्राचीन है, आधुनिक है। मैं बात करता हूं दशा संबंधी। बच्चे लोगों स्वस्थ है, स्वस्थ है, बीमार है, और मैं करता हूं अवस्था संबंधी। अवस्था में बूढ़ा है, बच्चे लोगों जवान, जवान है, जवान है और प्रौढ़ है, ठीक है। ये होते हैं गुणवाचक विशेषण। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे बच्चे लोगों कि ये गुणवाचक विशेषण हैं। अब प्रतियोगिता परीक्षा में एक टॉपिक होता है, एलडीसी होती है, अकाउंटेंट होती है, ग्राम सेवक होती है, कि भैया संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं, विशेषण से संज्ञा कैसे बनाते हैं, विशेषण और संज्ञा की कैसे पहचान करते हैं।
ये सारे के सारे आपके विशेषण है जो मैंने लिख दिए सारे, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। मैंने एक भाववाचक संज्ञा पढ़ाई थी आप लोगों को, और उस भाववाचक संज्ञा में मैंने ये नोट लिखाया था, जिन शब्दों के अंत में ता, पन, आपा, आई, ई, त्वे, आहट, आवट, ईमा, आस और ये प्रत्यय लगे होते हैं, ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा के होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा और आपसे बात करना चाहूँगा, जरा सी मन कर रहा है मेरा। मैंने लिखा मेरे बच्चे लोगों अच्छा, और इसके सामने मैंने लिख दिया मेरे बच्चे लोगों अच्छाई। मैंने आपके सामने लिखा बुरा मेरे भाइयों, और मैंने सामने लिख दी बुराई। ठीक है। मैंने लिखा था आपका बेईमान, और मैंने लिख दिया बच्चे लोगों बेईमानी। मैंने लिखा ईमानदार, और मैंने सामने लिख दिया ईमानदारी। मैंने लिख दिया लंबा, सामने लिख दिया आपका लंबाई। मैंने लिख दिया लाल, मैंने लिख दिया लाल। मैंने लिख दिया लालिमा। मैंने लिख दिया बूढ़ा। मैंने लिख दिया बुढ़ापा। मैंने लिख दिया चतुर। मैंने लिख दिया चतुराई। मैंने लिखा जवान, और मैंने लिखा जवानी। अब समझ लीजिए आप कि ये सारे के सारे विशेषण पद हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं, सारे के सारे विशेषण पद हैं। और इनकी बात करते हैं तो मैं बता चुका हूं कि जिन शब्दों के अंत में ता, पन, आपा, आई, ई, त्वे, आहट, आवट, ईमा, आस और ये प्रत्यय लगे होते हैं, से शब्द भाववाचक संज्ञा के होते हैं। आई प्रत्यय लगा है भाई भाववाचक संज्ञा। मेरे बच्चे लोगों आई प्रत्यय लगा हुआ है भाववाचक संज्ञा। मेरे बच्चे लोगों ई प्रत्यय लगा हुआ है भाववाचक संज्ञा। ई प्रत्यय लगा हुआ है भाववाचक संज्ञा। आई लगा हुआ है भाववाचक संज्ञा। ईमा लगा हुआ है भाववाचक संज्ञा। आपा लगा हुआ है भाववाचक संज्ञा। आई लगा हुआ है भाववाचक संज्ञा। और ई लगा हुआ है भाववाचक संज्ञा। अच्छा विशेषण की भाव संज्ञा होगी अच्छाई, बुरा विशेषण की संज्ञा होगी बुराई, बेईमान की होगा बेईमानी, ईमानदार की होगी ईमानदारी, लंबा की होगा लंबाई, लाल की होगी लालिमा, बूढ़ा होगा बुढ़ापा, चतुर की होगी चतुराई, और जवान की होगी जवानी। पक्का? ये शब्द विशेषण है और ये सब आपकी संज्ञा है। एक बात, आगे की बात करते हैं। राधा सांवली लड़की है। ठीक है। मैंने जो शब्द लिखे हैं ये सारे गुणवाचक विशेषण हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि सांवली गुणवाचक विशेषण है। विशेषण है, विशेषण में भी कौन सा गुणवाचक विशेषण? और मैं राधा की बात करूं तो विशेष। पिछली कक्षा में मैंने एक उदाहरण लिखाया था, उसको दोबारा देखना। यह है लड़की बहुत चालाक है। बोलो मेरे बच्चे लोगों, लिखा है ना? कितने पद हैं? एक पद, दो पद, तीन पद और चार पद, और चारों पदों पर चार प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले रेखांकित हो रहा है चालाक पर। चालाक बोले तो विशेषण, और विशेषणों में कोई ये पूछे कि भैया ये बताइए कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण। बहुत के बारे में बता चुका हूं, प्रविशेषण, क्योंकि शब्द का संबंध किससे है? विशेषण से है। लड़की बोले तो विशेष होता है, इसको बोलूं तो गुणवाचक विशेषण। क्लियर? मेरे बच्चे लोगों, इसको बोलूं तो प्रविशेषण। क्लियर? मैं इसको बोलूं तो विशेष्य, और अगर मैं इसके नीचे अंडरलाइन करूं तो सार्वनामिक विशेषण। बोलो, एक वाक्य में चार पद और चारों की अलग अलग मिजाज, चार पदों पर चार प्रश्न बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिया।
ये हो गया आपका चौथा विशेषण। और अब पांचवें विशेषण के बारे में बात करते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, परिभाषा बोल रहा हूं, वो विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण किसी स्थान विशेष की विशेषता को प्रकट करते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषणों का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से होता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में मैं आपको ये बता चुका हूं कि जिस संज्ञा से किसी एक का बोध होता हो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जो जिसमें व्यक्तिगत नाम दिया हुआ होता है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब मैं आपसे लिखना चाहता हूं मेरे बच्चे लोगों, मैंने लिखा था बनारस, बनारस। मैंने लिखा मेरे बच्चे लोगों कश्मीर। मैंने लिखा मेरे बच्चे लोगों जोधपुर। और मैंने लिखा मेरे बच्चे लोगों जयपुर। ईमानदारी से बोलना, बनारस से एक का बोध हो रहा है, कश्मीर से एक का बोध हो रहा है, जोधपुर से एक का बोध हो रहा है, जयपुर से एक का बोध हो रहा है। जिन विशेषणों का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से होता है उनको हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण किसी स्थान विशेष की विशेषता को प्रकट करते हैं। तो हमने यहाँ कह दी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं ये, कोई कंफ्यूजन नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये कह दिया हमने, ठीक है। अब हमने ये बताया कि जो व्यक्तिवाचक विशेषण बनते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं। तो हमने यहाँ लिख दी व्यक्तिवाचक विशेषण, चक विशेषण। अब देखते हैं कैसे बनते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बनारस और मैंने यहाँ लिख दिया बनारसी। बनारस को क्या बना दिया? बनारसी। और बनारस किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए। तो हमने कह दी बनारसी साड़ियां। कश्मीर से हमने कहा कश्मीरी। और कश्मीर किसके लिए? सेब। जोधपुर से कहा हमने जोधपुरी। और जोधपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? जूतियां। जयपुर, जयपुर से बना जयपुरी रजाइयां। तो ध्यान रहे, बनारस से बना बनारसी, कश्मीर से बना कश्मीरी, जोधपुर से बना जोधपुरी, जयपुर से बना जयपुरी। और ये साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये सेब के लिए प्रसिद्ध है, ये जूतियों के लिए प्रसिद्ध है, ये रजाइयों के लिए प्रसिद्ध है। और हमने यही कहा था कि जो व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं। जो व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं और किसी स्थान विशेष की विशेषता को प्रकट करते हैं। स्थान विशेष की विशेषता को प्रकट कर दिया इसने, ठीक है भैया, इसको अपन करते हैं। ये हो गया आपका विशेषण। अब एक महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो बच रहा है कि जो गुणवाचक विशेषण होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के गुणों को प्रकट करते हैं। अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है, सांवला है, काला है, गोरा है, ईमानदार है, बेईमान है, चतुर है, चालाक है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, सांवला है, देसी है, विदेशी है, जापानी है, बूढ़ा, जवान है, स्वस्थ है, मरीज है। ये सारे विशेषण होते हैं गुणवाचक विशेषण। अब एक टॉपिक आता है जो बहुत बार पूछा जाता है। इस टॉपिक को समझने के बाद वाक्य शुद्धि हमारी शुद्ध हो जाती है काफी हद तक। इस टॉपिक को समझने, इस स्तर को समझने के बाद हम काफ़ी हद तक ये पता लगा लेते हैं कि हमारे सामने जो वाक्य आया है इसमें क्या त्रुटि है, क्या त्रुटि नहीं है। और वो है आपका विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है, अगली क्लास में अपन विशेषण की अवस्थाएं शुरू करेंगे। आज इतना ही, ठीक है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमें देखते रहिए।